हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2022 के लिए महेश कुमार बर्नवाल का जो नया प्रैक्टिस बुक भाग 2 आया हुआ है उसका सेट नंबर 1 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, महेश कुमार बर्नवाल का जो प्रैक्टिस बुक भाग 1 था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नया बुक है भाग 2। भाग 1 को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है भाग 1 को तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग महेश कुमार बर्नवाल का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है भाग 2 उसका सेट नंबर 1 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र संख्या 1 लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनावली। बनावली जो है ये हरियाणा में है और यहीं से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। और फ्रेंड्स, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य जो है ये लोथल से ही मिला है। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे निचले पायदान पर था। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल मैं आपको आरोही क्रम में इन 5 भागों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। कुल हो जाएगा, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र हो जाएगा। सबसे निचला पायदान पूछा गया है तो मैंने आरोही क्रम में आपको बताया है, तो ये कुल हो जाएगा। ठीक है, सबसे निचला पायदान कुल हो जाएगा और सबसे ऊंचा जो पायदान है वो राष्ट्र हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता था एवं जन के शासक को राजन कहा जाता था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा फ्रेंड्स, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इसमें भी पूछा जाता है, तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, सोम का उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु पूछा गया है। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण, ये मल्लों के शासनकाल में उनकी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनिरा में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मल्लों के। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन त्सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो हेन त्सांग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, आपको याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शिवनेरी निम्नलिखित में से क्या है। तो शिवनेरी जो था एक दुर्ग था। ठीक है, शिवनेरी एक दुर्ग था या किला कह सकते हैं। ठीक है, जो महाराष्ट्र राज्य में पुणे के समीप अवस्थित था और यहीं पर शिवाजी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक किला। एक और दुर्ग आपको याद रखना है, पनहाला दुर्ग। ठीक है, पनहाला दुर्ग ये भी शिवाजी से संबंधित है। पनहाला दुर्ग को शिवाजी ने किससे छीना था, तो बीजापुर से छीना था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम लोगों ने बिहार का जो स्पेशल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उस सीरीज में हम लोग 550 से अधिक इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। कल हमने पार्ट 1 कवर किया हुआ था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर लगातार आपकी एग्जाम तक, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम तक रेगुलर वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। और इसका जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम, ये जो थे फ्रेंड्स मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम, ये शाहजहां के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था, इसी की इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखिएगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ये फरवरी 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी 1922 में। और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौरी चौरा कहाँ है, तो गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था। सती प्रथा को गैर कानूनी जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इसको गैर कानूनी घोषित किया था। तो राइट आंसर 1829 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मिलान करना है। यहाँ पर देखिए एक तरफ मंदिर दिए गए हैं, दूसरे तरफ उनका स्थान दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपका हो जाएगा मदुरई, ठीक है, मदुरई हो जाएगा। वेंकटेश्वर मंदिर ये तिरुमल हो जाएगा। महाकाल मंदिर उज्जैन हो जाएगा और बेलूर मठ हावड़ा हो जाएगा। तो ये क्रम जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 1 4 3। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु की भूमिका निभाई थी। तो यह राजवंश कौन था। तो फ्रेंड्स ये सातवाहन था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सीमुख था। कौन थे फ्रेंड्स, सीमुख था। और सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो सातकर्णी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो सातवाहन वंश थे इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने का जो प्रथा था इसका प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है ये किसके शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहां ने कुछ प्रमुख इमारतें बनवाई थी, जैसे दिल्ली का लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, उसके बाद दीवाने आम है, दीवाने खास है, इन सबको याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके समय में हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना जो है यह किसके समय में हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि पालिताना का पवित्र मंदिर किस धर्म से संबंधित है। ये जो पालिताना का पवित्र मंदिर है ये गुजरात के भावनगर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जैनों का प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से मिलती है। कलिंग नरेश खारवेल जो थे ये महामेघवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए खारवेल के बारे में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है ये हाथी गुम्फा अभिलेख में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये सर लियोनेल कार्टियस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी ग्रुप में है आप, चाहे टेलीग्राम है, फेसबुक है, या फिर आप कहीं भी हैं किसी भी ग्रुप में, आप इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स सर्वप्रथम बंगाल विभाजन की घोषणा का जो प्रस्ताव है ये दिसंबर 1903 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक रूप से इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। चलिए तो 1903 हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे। अमृतसर शहर के संस्थापक पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये कौन थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर शहर के संस्थापक सिख धर्म के यानी कि सिखों के जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शेर शाह के प्रशासन में दीवाने कजा का संबंध था। दीवाने कजा का संबंध जो था ये न्याय विभाग से था। किससे था, न्याय विभाग से था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके प्रमुख अधिकारी को काजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, काजी कहा जाता था। शेर शाह ने भूमि के माप के लिए सन की डंडी की माप की जगह जब्ती प्रचलन प्रारंभ किया था। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। 21 नंबर है हमारा कि रंपा विद्रोह का क्षेत्र विस्तार था। तो देखिए रंपा विद्रोह जो था यह आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। किसके नेतृत्व में, तो सीताराम राजू के नेतृत्व में।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए इनमें से किस नियमानुसार राजा राम मोहन राय को अपनी पत्रिका मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था? तो ये अनुज्ञप्ति नियम 1823 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए वर्ष 1823 में जॉन एडक्स जो था ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनने के बाद भारतीय प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा है। तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए सार्जेंट आयोग का संबंध किससे था? सार्जेंट आयोग 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का सुझाव दिया था। यह योजना प्राथमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना से संबंधित थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा से। उसके बाद देखिएगा कि इत्माद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इत्माद-उद-दौला एक पदवी था जो कि किसको दिया गया था? मिर्जा गियास बेग को दिया गया था। मिर्जा गियास बेग जो थे ये नूरजहां के पिता थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से नूरजहां ने आगरा में इत्माद-उद-दौला के मकबरा का निर्माण करवाया था। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। देखिए कांच को बनाने में निम्नलिखित में से कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है? तो कांच के बनाने में जो है सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण जो है ये होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर है कि हल्दी यानी कि टर्मरिक में किस तत्व की प्रमुखता से एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर देखिएगा करक्यूमिन की उपलब्धता के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हल्दी का रंग पीला भी होता है। उसके बाद देखिएगा कि महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये लक्षण जो है ये विरिलिज्म कहलाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो CuSO4 × 5H2O होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिए पेंडेमिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पेंडेमिक शब्द का प्रयोग जो किया जाता है ये संक्रामक महामारी के संदर्भ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अभी जो कोरोना आया था इसको पेंडेमिक नाम दिया गया था। ए-सैट मिसाइल का वास्तविक नाम क्या है? ए-सैट मिसाइल का वास्तविक नाम पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विकास DRDO के द्वारा भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के तहत पूर्णतः स्वदेशी तकनीक के आधार पर किया गया है। परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर जो है अर्धचालक पूछा गया। अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 35 नंबर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि CFL, ठीक है, CFL में कम दाब पर पारे के साथ अन्य कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो CFL ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ अक्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है। अक्रिय गैस जैसे कि ऑर्गन, जेनॉन, नियोन का। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो फ्रेंड्स ये जो धुआं है ये क्या है? तो ये अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केसर प्राप्त किया जाता है। तो केसर पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र दोनों से प्राप्त किया जाता है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोने को घोला जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स सोना को घोला जा सकता है एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान देंगे 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है और 1 भाग जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका किसका? 1 भाग होता है आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, तो ये HNO3 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें से ई हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह जो गैस है यह गैस कौन सी है? तो यह गैस ऑक्सीजन और हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए खारे पानी यानी कि रॉ वाटर के शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है
उत्क्रम प्रसरण, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर देखिएगा कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। शक्कर के किण्वन से बनता है एथाइल अल्कोहल या फिर एथिल अल्कोहल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इथाइल अल्कोहल दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि ठोस के द्रव्य बनने की क्रिया कहलाती है। ठोस के द्रव्य बनने की क्रिया जो है ये क्या कहलाती है। ठोस के द्रव्य बनने की क्रिया को गलन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स एवं बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। तो ये विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्वी है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रकृति के किडनी के नाम से जाना जाता है किसको। तो फ्रेंड्स ये जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि है, इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो देखिए आयोडीन 131 का उपयोग जो है थायराइड में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर की पहचान में किया जाता है। सोडियम 24 का इस्तेमाल जो है रक्त व्यक्तिक्रम में किया जाता है। तो सभी सुमेलित है, तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। शाकाहारी किस पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी अपनी भोजन मुख्यतः पौधों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये पोषण स्तर 2 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पोषण स्तर 2। उसके बाद देखिए भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ये जो पुगा घाटी है ये भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है। और पुगा घाटी जो है फ्रेंड्स ये लद्दाख में है। उसके बाद मणिकर्ण जो है, मणिकर्ण कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तपोवन जो है ये उत्तराखंड में है। उसके बाद तातापानी जो है ये छत्तीसगढ़ में है। और ये सभी के सभी भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र हैं। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर देखिएगा कि किसी तत्व के समस्थानिक गुण निर्भर होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक गुण निर्भर होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, जबकि प्रोटॉन की संख्या तत्व के परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औषधि विज्ञान का पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो औषधि विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है हिप्पोक्रेट्स को। तो यहाँ पर देखिए हिप्पोक्रेट्स दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है। तो आपको पता है ये गैम्बूसिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, गैम्बूसिया, ठीक है, ये ताजे पानी की मछली है। उसके बाद देखिएगा कि 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा निर्धारित करती है। तो फ्रेंड्स यह जो सीमा रेखा बनाती है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे एक और जो है पूछा जाता है 38वीं समानांतर रेखा। ये जो है फ्रेंड्स ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण करती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व का निर्धारण कौन सी भूकंपीय तरंगें करती है, बताइए। तो ये करती है प्राथमिक तरंग, ठीक है, प्राथमिक तरंग करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक तरंग करती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेटराइट मृदा किस समूह की मृदा का उदाहरण है। लेटराइट मृदा जो है फ्रेंड्स, लेटराइट मृदा एवं लाल मृदा, ये जो है मृदा मंडलीय समूह वाली मृदा का उदाहरण है, ठीक है। तो मंडलीय मृदा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स इसी समूह में जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा ये सब सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंबन द्वीप अवस्थित है। पंबन द्वीप जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यह जो है पंबन द्वीप रामेश्वरम इसी पर स्थित है, पंबन द्वीप पर ही, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद देखिएगा कि पैग्मेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों से कौन से खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स ये अबरक प्राप्त होता है। अबरक एक हल्का खनिज है और यह काले या हरे रंग का होता है। सफ़ेद अबरक के टुकड़े पैग्मेटाइट नामक आग्नेय चट्टान से मिलते हैं, ठीक है, सफ़ेद अबरक के टुकड़े। तो अबरक हो जाएगा यहाँ पर, सफ़ेद अबरक के टुकड़े जो हैं ये पैग्मेटाइट नामक आग्नेय चट्टान से प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है। तो देखिए इसमें से ये जो कैनबरा है ये पतन नगर नहीं है। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बाकी देखिएगा लंदन, रोम और न्यूयॉर्क ये जो है फ्रेंड्स ये पतन नगर हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे
57 नंबर की सुंदरवन क्षेत्र में है। तो देखिए सुंदरवन क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि मांडव एवं वर्धा पहाड़ी स्थित है। मांडव और वर्धा पहाड़ी जो है यह स्थित कहाँ पर है? तो देखिए मांडव, वर्धा, गिरनार, गिर, कच्छ पहाड़ी ये सभी गुजरात में है। अगला प्रश्न है हमारा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो यह किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कावेरी नदी पर यह स्थित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिमालयी नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर पत्थरों कंकड़ों की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती है, उन पट्टी को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस पट्टी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको भांबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इसे भांबर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जो ग्रह हैं मैं क्रम से आपको बता देता हूँ। सूर्य के बाद आ जाएगा आपका कौन सा ग्रह? बुध आ जाएगा, बुध के बाद शुक्र, फिर शुक्र के बाद पृथ्वी। तो यहीं पूछा गया है शुक्र और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध और शुक्र आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुध और शुक्र। उसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण आते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्रोत हिमनदों से नहीं है, हिमनदों में नहीं है? तो कोसी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है, यह पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है, ठीक है। तो यह आपका कोसी हो जाएगा, इसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। उसके बाद देखिए भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या? उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो सही क्रम इसमें से श्योक हो जाएगा, उसके बाद जास्कर हो जाएगा, उसके बाद स्पीति हो जाएगा और सतलज हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया, श्वेक, जास्कर, स्पीति और सतलज। उसके बाद देखिएगा कि टाइटन किसका सबसे बड़ा ग्रह है? टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा ग्रह है, तो शनि का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर के भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भाग में बांटा गया है? भारत में जो है तटीय प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील हो गई है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि कॉन्स्टेंस झील कहाँ स्थित है? कॉन्स्टेंस झील जो है यह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह आल्प्स पर्वत में स्थित जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का मिलन स्थल है। तो देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड दिया गया, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइन नदी जो है, राइन नदी इसी से होकर के गुजरती है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस एशियाई क्षेत्र के सभी देश सार्क के सदस्य हैं? सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है। और इसमें सभी दक्षिण एशियाई देश हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 69 नंबर की सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग स्थित है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में छोटा नागपुर या पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स ये नदियां कौन सी हैं? कर्मनाशा, फाल्गु और सोन नदी है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अक्षांश को कितने चिन्हों में व्यक्त किया जाता है? तो अक्षांश को 3 चिन्हों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये चिन्ह कौन कौन से हैं? तो डिग्री है, मिनट है और सेकंड है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित जो नहीं है वो पूछा गया। सबसे पहले जान लीजिए इसमें सम्मिलित कौन कौन से हैं। तो देखिए स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित जो है ये आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है और फिनलैंड है। जबकि देखिए एस्टोनिया, यहाँ पर देखिएगा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यहाँ लाटविया दिया है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक देश हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माउंट एल्ब्रुस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत पर स्थित है? तो माउंट एल्ब्रुस जो है फ्रेंड्स यह स्थित है काकेशस पर्वत पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस जलवायु प्रदेश में
तड़ित झंझात के साथ औसतन 200 सेंटीमीटर तक पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स यह वर्षा होती है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये होती है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है 200 से लेकर के 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी नदियाँ तिब्बत से निकल करके भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? तो ये नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, उसके बाद सिंधु हो जाएगा, उसके बाद सतलज हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये जो नदियां हैं फ्रेंड्स, यह कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिएगा कि वाल्देस प्रायद्वीप स्थित है। तो देखिए वाल्देस प्रायद्वीप जो है ये अर्जेंटीना में है। यह अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिकी की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ तथा सबसे निचला स्तर वाल्देस प्रायद्वीप स्थित है। कहाँ? अर्जेंटीना में है वाल्देस प्रायद्वीप, जो कि सबसे निचला स्तर है, निचला स्थान है। उसके बाद सबसे अगर ऊंचा स्थान पूछा जाए, ऊंची चोटी, तो एकांकागुआ है। उसके बाद देखिएगा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में जो सम्मिलित नहीं है वो आपका इसमें से हो जाएगा बायोगैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर आरंभ से ही करता चला आ रहा है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय योजना आयोग की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग सर्वप्रथम की गई थी 1934 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड कमोडिटी ने राष्ट्रीय नियोजन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की थी। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय आय के आकलन की गई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आधार वर्ष आपको पता है 2011-12 है। उसके बाद देखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा से संबंधित सत्य कथनों की पहचान करें। तो देखिए फ्रेंड्स सत्य कथन की पहचान इसमें से करना है। तो इसमें से देखिए इसका स्थापना 1967 में हुई थी, सही दिया गया है। उसके बाद इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी सही है। वर्तमान में इसके 191 देश है, ये भी सही है। इसका जो है भारत सदस्य देश नहीं, ये गलत है। भारत फ्रेंड्स इसका सदस्य देश है। वर्ष 2016 में भारत ने पहली बार राष्ट्रीय बौद्धिक अधिकार नीति को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निर्विक योजना का संबंध किससे है? निर्विक योजना का संबंध जो है किससे है? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा निर्यात ऋण वितरण से। ठीक है, बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने निर्विक योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत निवेशकों को लोन दिया जाएगा एवं अगले 5 वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश कराने का टारगेट यह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 83 नंबर कि सिक्किम को भारत का प्रथम जैविक राज्य कब घोषित किया गया? भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम, और इसको जैविक राज्य 2016 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए राज्य में प्रत्यक्ष करों में सम्मिलित नहीं है। राज्य में प्रत्यक्ष करों में सम्मिलित जो नहीं है वो आपका पूंजी लाभ कर हो जाएगा। ठीक है, पूंजी लाभ कर केंद्र का प्रत्यक्ष कर है, तो ये केंद्र का प्रत्यक्ष कर है, राज्य का नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो फ्रेंड्स नाबार्ड की स्थापना जो है ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शिवरामन समिति। 86 नंबर है कि डिफरेंस इन डिफरेंसेस पद्धति है। तो डिफरेंस इन डिफरेंसेस पद्धति एक सांख्यिकी तकनीक है। यह तकनीक दो अवधियों के मध्य जनसंख्या की तुलना करती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल नहीं होते हैं? तो इसमें से देखिए किसी अर्थव्यवस्था के समय विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को ही विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, और किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होने वाले तत्व विदेशी परिसंपत्तियां हैं। उसके बाद अगर बात करें तो और क्या हो जाएगा? विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर बॉन्ड, ये सब है, स्वर्ण भंडार, ये सब है। ठीक है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 19वीं पशुधन संगणना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 2012 में। 2012 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिलान करना है, और इसमें से पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से सुमेलित जो नहीं है जय किसान जय विज्ञान सप्ताह, ये 23 से 29 दिसंबर है, ये सितंबर नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है ये सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधियां आईआईपी की नई श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन श्रृंखला के लिए वस्तुओं का जो नया आधार वर्ष 2004-05 में संशोधित करके 2011-12 जो दिया गया है, उसमें नई श्रृंखला में खनन है, विनिर्माण है और विद्युत शामिल है। तो यहाँ पे देखिए खनन है, विनिर्माण है और विद्युत यानी कि बिजली शामिल है। शामिल नहीं है गैस और जल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे भारत में चालू खाते घाटे में वृद्धि हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के चालू घाटे में वृद्धि हो सकती है कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और अत्यधिक स्वर्ण आयात से। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए सक्ल्यूफिलेशन शब्द सर्वप्रथम किस आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आया था। तो देखिए सक्ल्यूफिलेशन शब्द जो है यह सर्वप्रथम आया था कब। तो फ्रेंड्स ये आया था 2009-10 में। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 2009-10 के आर्थिक सर्वेक्षण में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी। तो मौर्यकाल की जो मुद्रा थी उसको पन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए किस जैन संगति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं स्वतंबर में विभाजित हो गया था। तो ये प्रथम जैन संगति के दौरान जैन धर्म जो था 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रथम जैन संगति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इल्तुतमिश ने किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। तो 1225 में इल्तुतमिश ने जो है हुसामुद्दीन एवज को पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो पटना में फर्रुखसियर का हुआ था। ठीक है, फर्रुखसियर का हुआ था। तो यहाँ पर देखिए फर्रुखसियर दिया गया है। 1711 में फर्रुखसियर जो था ये बंगाल से बिहार आ गया था और फर्रुखसियर जो मुगल सम्राट था उसका राज्याभिषेक पटना में 1773 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 97 नंबर देखिएगा कि वर्ष 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है यह किया था किसने। तो बाबाजी ठाकुर दास ने। उसके बाद देखिए बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो ये पटना था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। ठीक है, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। और भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे। तो फ्रेंड्स इसमें से टोटल 36 सदस्य चुने गए थे। ठीक है, 36 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स ये की गई है कितने 50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है यह कितनी है 10,99,99,452 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार की जलवायु, तो इसमें से बिहार की जलवायु ऑप्शन के हिसाब से मानसूनी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो फ्रेंड्स यह कौन सी नदी है, यह कोसी नदी है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है इसी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन एवं उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये बिहार है। बिहार का जो मुजफ्फरपुर है वह लीची में अग्रणी है। उसके बाद देखिए तिरहुत षड्यंत्र केस से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो तिरहुत षड्यंत्र केस से जो संबंधित व्यक्ति हैं ये हैं योगेंद्र शुक्ल। ठीक है, योगेंद्र शुक्ल हैं। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पशुओं की खरीद बिक्री का प्रसिद्ध मेला, तो ये सोनपुर मेला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसको हो जाएगा, सोनपुर मेला है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये बेगूसराय के बरौनी में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बरौनी हो जाएगा, ये बेगूसराय जिला में आता है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर की क्षमता कितनी है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन या भागलपुर जिले के कहलगांव में है। ठीक है, इसकी क्षमता जो है ये 2340 मेगावाट हो जाएगा, 2340 मेगावाट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और यह काम करना कब शुरू किया गया था। तो ये 1985 में शुरू किया था। उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 108 में है।
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ये कहाँ पर की गई थी, सबसे पहले जो है की गई थी राजस्थान में। तो देखिए इनमें से पूछा गया था, इनमें से उसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में की गई थी, तत्कालीन आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 112 नंबर कि संविधान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? थोड़ा सा यहाँ पर सुधार करेंगे प्रश्न में। देखिए संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बना लीजिए, ठीक है। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साइन डाई शब्द का अर्थ है, साइन डाई शब्द का अर्थ जो है यह है, तो देखिए जब सदन को स्थगित करते समय आगामी बैठक की तिथि या समय नहीं बताया जाता है तो इसे सदन का अनिश्चित काल स्थगन कहा जाता है, ठीक है। और इसी को साइन डाई शब्द का अर्थ इसी से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे जो संबंधित प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत सही है, अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निर्दोषता का संरक्षण है, ये भी सही दिया गया है। अनुच्छेद 29 जो है फ्रेंड्स यह अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण है, ये भी सही है। अनुच्छेद 31 जो है यह कुछ अधिनियमों एवं विनियमनों की वैधता करता है, ये भी सही है। तो सभी के सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर किसी नए क्षेत्र को भारतीय हिस्से में मिलाया जाता है तो वहाँ के नागरिक की नागरिकता बताइए, तो भारत में स्वतः मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गोवा, दमन और दीव को भारत में कब मिलाया गया था? गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाया गया था कब? तो बताइए, तो ये मिलाया गया था 1961 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1961 में भारत में मिलाया गया था और 1962 में संघ शासित प्रदेश का दर्जा इन्हें दिया गया था। बाद में 1987 में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा ये 7वीं अनुसूची है, उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए भारतीय संविधान में संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, उसके बाद संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन, ठीक है। तो उपरोक्त सभी संशोधन के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध कर सकती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका कौन सा? तो देखिए ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 15(5) के तहत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्रदान की गई है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है यह किसे प्रदान की गई है बताइए? तो देखिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसमें से ई हो जाएगा। देखिए यहाँ सिर्फ लिखा है, ये नहीं होगा, सिर्फ उच्च न्यायालय भी नहीं होगा, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय गलत है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यकाल की स्थापना कब की गई थी बताइए, कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये किया गया था वर्ष 1957 में, ठीक है, 1957 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषणा के उपरांत स्वस्फूर्त हो जाता है? अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल जो है यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय आपात, तो ये अनुच्छेद 352 में है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसकी घोषणा करता है जब राष्ट्रपति, तो उसके उपरांत जो स्वस्फूर्त हो जाता है वो आर्टिकल कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो आर्टिकल है यह आपका 358 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है और अनुच्छेद 19 के सभी प्रावधान निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 के सभी प्रावधान निलंबित हो जाते हैं और अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। उसके बाद देखिए श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? तो ये अनुच्छेद 23 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है?
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या गठन और नए राज्यों के निर्माण क्षेत्रों की सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की विधियों को एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस वाद में यह घोषित किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स ये किया गया बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 1996 में, 1996 में। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और ये सभी जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें से राइट आंसर, क्योंकि ये सभी के सभी भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 268 का संबंध है। अनुच्छेद 268 का संबंध जो है ये किससे है। तो फ्रेंड्स, संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए राइट आंसर इसका यहाँ पर देखिए नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 129 नंबर देखिएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 129 नंबर है कि सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल इत्यादि संगठन नहीं बना सकते, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अनुच्छेद 33 में है। ठीक है, अनुच्छेद 33 में मूल अधिकारों को सीमित करने का प्रावधान है और इसके तहत सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस इत्यादि को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत समिति का नाम आंचलिक परिषद है। तो आंचलिक परिषद जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आंचलिक परिषद है और असम में भी है। उसके बाद देखिए लोकसभा के विघटन के पश्चात लंबित विधेयक, लोकसभा के विघटन के पश्चात लंबित विधेयक, तो देखिए ये आपका हो जाएगा लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं और यहाँ पर लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य यथा प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूरक मांगी इत्यादि समाप्त हो जाती है। तो ए और डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में किस वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए इसके तहत अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो बीपीएससी तथा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 50,000 तथा 1 लाख रुपये क्रमशः दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जो है इसमें सभी वर्गों की महिलाओं को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि सभी वर्गों की महिलाओं को शामिल किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है। तो देखिए यह दिया गया है, यह दिया गया है किनको। तो फ्रेंड्स यह दिया गया यह पुरस्कार सियाराम झा सरस को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिहार के मधुबनी जिले के हैं। उसके बाद देखिए 134 नंबर कि बिहार के किस साहित्यकार को वर्ष 2020 का युवा साहित्य में मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये सोनू कुमार झा को दिया गया है। ठीक है, उनकी मैथिली कथा संग्रह गस्सा के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोनू कुमार झा। उसके बाद देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया, ये किया गया पटना में। ठीक है, पटना में किया गया, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मार्च 2021 में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई। तो उनकी 105वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और बिहार के डुमरांव में इनका जन्म हुआ था 1916 में। तो 105वीं जयंती हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। तो फ्रेंड्स यह मुजफ्फरपुर में खोला गया है। उसके बाद देखिएगा कि फिल्म भोंसले के लिए बिहार के किस प्रसिद्ध अभिनेता को नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नेता का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड तो ये मनोज बाजपेयी को दिया गया। अभिनेता हो जाएगा, नेता या अभिनेता, ये मनोज बाजपेयी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है आनंद कुमार को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद कुमार जी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हरेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरेंद्र सिंह को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिडास कंपनी ने दीपावली के समय ऑफर निकाला। ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इनका आंसर मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। 150 तक में मैथ के क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 142 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 121। यहाँ पर देखिए 121 दिया गया है। 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप लोग वीडियो को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा। 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 7/5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 145। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 जो है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका √17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 146 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147। 147 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा इसका 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 148 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 20/3 घंटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 149 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 16 cm हो जाएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन है 150, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नीचे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए।